हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं चालू कर रहा हूं फ्रेंड्स कक्षा 12वीं की जो बायोलॉजी है अपने सब्जेक्ट, उसका जो लेसन फर्स्ट है आवर्तबीजी पादपों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज एक नई शुरुआत की गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि घरों में हैं अभी, क्योंकि स्कूल वगैरह खुल नहीं रही है लॉकडाउन के कारण। इसलिए वह घरों में बैठकर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स से, एक तरह से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और टाइम पास भी नहीं हो रहा है। तो यही सोचा है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर बैठकर उनका जो सिलेबस है वह क्लियर करवाया जाए। तो डेली में आपको एक या दो वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा आपके सिलेबस से संबंधित, तो उसे आप देखिए और नोट्स भी ज़रूर बनाइए। तो आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए आज का वीडियो पाठ अपना आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले तो देखिए अपने पाठ का नाम क्या है, आवर्तबीजी पादपों में जनन है। तो जनन किसे कहते हैं ये पता होना जरूरी होना है। तो जनन का मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जो जीव जंतु होता है वह क्या करता है, अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जो आवर्तबीजी होते हैं उनमें मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि दो प्रकार का जनन होता है। एक तो अलैंगिक जनन होता है और एक कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप लिखते भी रहिए साथ साथ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। तो आवर्तबीजी जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा, आवर्त आवर्त यानी चारों ओर का आवरण, और बीजी यानी बीज, यानी बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। यानी कि बीज इनका नग्न नहीं रहता है। और वह आवरण क्या होता है, फल होता है। यानी कि आवर्तबीजी पादप वे होते हैं जिनके अंदर जो बीज होता है वह फल के अंदर स्थित होता है, उन्हें अपन कहते हैं आवर्तबीजी पादप। बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का बताया आपको, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन। तो जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें अपन कहेंगे कि जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। अर्धसूत्रण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन अपना पढ़ा हुआ है। कोशिका विभाजन में अपन पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका डिवाइड होकर अपने समान ही दो नई कोशिका बनाती है, और जो नई कोशिका बनती है उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वह जनक कोशिका से क्या होती है, आधी हो जाती है, उसे अपन अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर माना गया है कि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि वह जनक के समान नए प्लांट्स का निर्माण नहीं होता है। और अलैंगिक जनन में तो जो नई संतति बनती है वह सेम टू सेम कैसी बनती है, अपने जनक के समान ही होती है, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। दूसरा दे रखा है युग्मक संलयन भी नहीं होता है। युग्मक संलयन का मतलब होता है कि पादपों में जैसे नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक अपन मानते हैं कि जो परागकण होते हैं, और मादा युग्मक अपन मानते हैं अंडाशय की जो अंडकोशिका होती है उसे मादा युग्मक या अंडप अपन कहते हैं। तो वह दोनों आपस में मिलते नहीं, अर्थात संलयन नहीं होता है। कहने का मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा है और युग्मक संलयन भी नहीं हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब जो अलैंगिक जनन होता है उसकी मुख्य रूप से अपने दो विधियां दे रखी है। अलैंगिक जनन जो है उसकी प्रमुख दो विधियां, एक तो अपन कहेंगे अनिषेक बीजता और दूसरी कायिक जनन। अनिषेक बीजता और कायिक जनन, ये दो मुख्य विधियां अपने दे रखी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर अनिषेक बीजता। बिना निषेचन के बीज निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। यानी कि कई बार अपन पादपों में देखते हैं कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें बीजाणु जो होते हैं बिना निषेचन के बीज में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें अपन कहेंगे कि इन बीजों के विकास में
अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन नहीं होता है। ये भी इसमें याद अपने को रखना है। तो ये अनिषेक बीजता के बारे में एक छोटा सा टॉपिक अपने पाठ में दे रखा था। अब मुख्य जो बात अपने सेकंड नंबर, जिसे अपन क्या कहते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं, वह क्या होता है। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो पौधों के किसी कायिक भाग, पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से अगर पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। कायिक जनन यानी पादप के जो कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती, कायिक अंग वे होते हैं फ्रेंड्स जो अपन मानते हैं कि लैंगिक अंगों को छोड़कर अन्य अंग जो पाए जाते हैं पादप में कायिक अंग होते हैं। तो उनसे अगर नए प्लांट का निर्माण हो रहा तो उसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। अब ये जो कायिक प्रवर्धन होता है वह दो विधियों से होता है। एक तो होती है आपकी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन विधि, दूसरी होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि। फर्स्ट देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। विभिन्न पादप अंग प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होती है उसमें अपन देखते हैं कि जो पादप वगैरह होते हैं वह अपने नेचुरल तरीके से नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं, जिसमें अपन मुख्य रूप से देखेंगे कौन कौन भाग लेते हैं, जड़, तना, पत्ती आदि भाग लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। फर्स्ट नंबर तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें देखिए कि रूपांतरित तना जैसे कंद, सल्ककंद, घनकंद और ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी आदि क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में पौधे के गुणन में सहायता करते हैं। आदि विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में पौधे के गुणन में क्या करते हैं, सहायता करने का कार्य करते हैं। अब ये कंद, सलकंद, घनकंद, प्रकंद ये क्या होते हैं, इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड। अब वैसे तो आपका पढ़ा हुआ है, कंद का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, कंद होता है आलू, प्रकंद होता है अपना अदरक, सल्ककंद अगर अपन देखें तो वह होता है लहसुन, और घनकंद अगर देखें तो अरबी जो आती है अपने, वह घनकंद का एग्जाम्पल। ऊपरी भूस्थारी की बात की जाए तो घास जो है वो ऊपरी भूस्थारी होता है। अंतः भूस्थारी की अगर बात की जाए तो पुदीना जो होता है वह अंतः भूस्थारी होता है, और केवल भूस्थारी देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी जो होता है वह भूस्थारी के अंतर्गत आता है। तो इनके बारे में डिटेल से बाद में देखेंगे अपन। अब आगे देखिए जड़ों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, उसमें क्या होता है कि कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें प्ररोह को उत्पन्न करती है। प्ररोह का मतलब अपन कह सकते हैं पादप के जो मूलांकुर से ऊपर वाला जो प्रांकुर भाग होता है, बीज के दो पार्ट होते हैं, प्रांकुर जिससे प्ररोह का निर्माण होता है, मूलांकुर जिससे मूलतंत्र का निर्माण होता है। तो प्ररोह से निर्मित जो भाग होता है उसे उत्पन्न करती है, जो नए पौधे के रूप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जैसे चमेली है, शीशम है, नीम है आदि। तो कुछ पौधों में कंदीय मूल होती है जो अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने का कार्य करती है, जिससे अपन कहते हैं कि एक नए पौधे का निर्माण होता है। जड़ों के द्वारा जैसे अपन कहते हैं फ्रेंड्स, अपने पास कोई एक पादप है, उसमें जड़ों में क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है, और ये कलिकाएं फिर क्या हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है, और इन्हीं जड़ों से अपने को नए प्लांट्स की उत्पत्ति दिखाई देती है। उसे अपन जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर आगे देखिए पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन अगर देखें तो जो अपना एक तो पत्थर चट्टा जिसे अपन कह सकते हैं कि बिग्नोनिया, पत्थर चट्टा के अलावा तो पत्थर चट्टा में पत्तियों के किनारों तथा बिगोनिया में पर्णवृंत तथा पर्ण सिराओं की सतह से क्या होती है, कलिकाएं उत्पन्न होकर नए पौधे का निर्माण करती है। अपन बिगोनिया की या उसकी जब पत्ती की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर ऐसी है कि पत्ती होती है तो पत्ती पर अपन देखते हैं कि इस प्रकार से क्या निकलती है, अपस्थानिक जो कलिकाएं वगैरह होती है वह उत्पन्न हो जाती है, और इन्हीं कलिकाओं से फिर अपन कहते हैं कि एक नई प्लांट्स का निर्माण होता है, और बाद में मुख्य पत्ती से जड़कर अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। वह पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन।
अब जननांगों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वह कैसे होता है, देखिए इसी का चौथा पार्ट है। कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिका निकलती है, जिसे बल्बिल्स कहते हैं, या पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स बन जाती है, जो भूमि पर गिरकर क्या करती है, नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे रामबास, या अपन कहते हैं कि एक रतालू नाम का पादप आता है, उसमें भी ये क्रिया होती है, जिसे अपन डायोसेरा के नाम से जानते हैं। रामबास को कहते हैं अगेव के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, अगर नाम सुना होगा तो ये जननांग के द्वारा ये क्रिया होती है। तो ये 4 प्रकार तो थे, जड़, तना, पत्ती और जननांगों के द्वारा प्राकृतिक रूप से होता है, यानी नेचुरल। अब जो सेकंड टाइप आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, वह कैसे होता है? कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी कि मानव के द्वारा कोई कार्य हो रहा होता है, उसे अपन कृत्रिम नाम से जानते हैं। तो ये विधियां मानव द्वारा पादपों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोगी की जाती है, यानी मानव का हस्तक्षेप होता है। अब ये मुख्य कौन कौन सी होती है, देखिए ये मुख्य होती है 3 प्रकार की, कर्तन, दाब लगाना, और थर्ड होती है रोपण। कर्तन में एक तो स्तंभ कर्तन आती है, और एक क्या आती है फ्रेंड्स, अपने मूल कर्तन आती है। दाब लगाने में टिल्ला दाब विधि आएगी, वायु दाब विधि या गुट्ठी लगाना शामिल है। और रोपण या जो ग्राफ्टिंग है उसमें जिह्वारोपण, फच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण को शामिल किया जाता है। अब इनके बारे में अपन डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तन का। कर्तन का जो फर्स्ट टाइप है उसे अपन कहते हैं स्तंभे कर्तन। कर्तन का फर्स्ट टाइप है स्तंभे कर्तन। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पौधे के स्तंभ ये जो भाग होता है उसको अपन क्या करते हैं कि स्तंभा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में रोप देते हैं, यानी कि उपयुक्त आकार के टुकड़े जो प्राय 20 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े लेंगे, इन्हें काट काट कर अपन क्या कर देंगे, जमीन में रोप देते हैं टुकड़ों को। और टुकड़ों में शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए इन टुकड़ों के निचले भाग को जमीन में रोपने से पहले कुछ मिनट तक उपयुक्त रसायन में भी अपन इनको डुबो कर रख सकते हैं, रसायन में डुबो कर रख सकते हैं। अब ये कर्तन द्वारा अपन देखेंगे, कर्तन विधि जो है इसमें क्या होगा, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होगा, कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे उस प्रवर्ध की लंबाई कितनी है, मातृ यानी जनक पादप की आयु कितनी है, और रोपते समय वातावरण कैसा था, ये सारे उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब ये जो कर्तन विधि है ये इसी प्रकार से समझ लीजिए कि मान लीजिए अपने पास एक प्ररो है, उसकी लंबाई है लगभग 30 सेंटीमीटर, तो अपन ने क्या किया, 3-3 सेंटीमीटर के उसके टुकड़े लिए, उन टुकड़ों को जमीन में क्या करना है, रोपण करना है, रोपित करना है। अब रोपित करने से पहले अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे अपन एक रसायन के घोल में रख सकते हैं और बाद में उसका रोपण कर सकते हैं। तो यही होते हैं स्तंभ कर्तन, यानी कि स्तंभ का काट कर रोपण करना। एग्जाम्पल देखिए, गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगनविलिया, चाय, गुड़हल, डुरेंटा आदि पादपों में अपन कहते हैं कि इस विधि को अपनाया जाता है। ये स्तंभ कर्तन मुख्य फर्स्ट टाइप था किसका, कर्तन विधि का। अब आगे अपन देखेंगे कि इसमें देखिए इस डायग्राम में भी ये यहाँ पर प्रदर्शित थोड़ा सा किया गया है। ये अपने पास क्या है, एक इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं अपने पास एक प्ररो है, इस प्ररो को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, काट काट कर अपन ने इसका क्या किया, यहाँ पर रोपण किया। रोपण के पश्चात इससे अपन देख रहे हैं कि नए प्लांट्स का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, अपस्थानिक जड़ें वगैरह निकल आती है और नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। यह डायग्राम में भी दिखाया गया है। फिर आगे देखिए अपने जो सेकंड टाइप है मूल कर्तन, ये किसका सेकंड टाइप है फ्रेंड्स, यह जो अपने कर्तन जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की फर्स्ट विधि कर्तन, उसी का सेकंड टाइप मूल कर्तन। फर्स्ट तो थी स्तंभ कर्तन, अब ये सेकंड क्या है इसका, मूल कर्तन। इस विधि में जड़ों के लंबे टुकड़े लेकर इन्हें जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। स्तंभ कर्तन में तो स्तंभ के टुकड़े ले रहे थे और मूल कर्तन में अपन कहते हैं जड़ों के या मूल के टुकड़े लेकर जमीन में रोप देते हैं। और जड़ के इन टुकड़ों में अपस्थानिक जड़ें या अपस्थानिक कलिकाएं विकसित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि इन्हें रसायन उपचार भी अपन कर सकते हैं। मूल कर्तन के अंतर्गत मूल के टुकड़ों या कर्तन को सामान्यतः उद्ध्रुव स्थिति में लगाया जाता है, उद्ध्रुव स्थिति में लगाते हैं, जिससे कि शीर्ष ऊपर स्थित
ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं जिससे कि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाए। ऊर्ध्व यानी कि सीधी खड़ी अपन उस रूप में लगाते हैं ताकि जो अपस्थानिक कलिकाएं निकल सकती है वह प्रस्फुटित हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, अपना मूल कर्तन कहलाता है। मूल कर्तन के अंतर्गत मूल के टुकड़ों या कर्तन को सामान्यतः ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से पादपों में यह पाया जाता है, एक तो नींबू, अमरूद, चेरी आदि पादपों में अपन कहते हैं कि मूल कर्तन की जो क्रिया होती है वह देखने को मिलती है। इनके अलावा अगर देखें तो सेब में भी अपन कह सकते हैं मूल कर्तन पाया जाता है। तो ये तो था अपने कर्तन की दो विधियां, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। अब अपन देखेंगे कि जो अपनी सेकंड विधि थी दाब लगाना जो विधि थी, जिस विधि में अपन स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से क्या करते हैं, बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं। और दाब लगाने की जो विधि है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है, टिल्ला दाब विधि है। यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, यह है दाब लगाने का फर्स्ट है टिल्ला दाब विधि। इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। तने की जो झुकी हुई शाखा होती है उसको जमीन में दबा दिया जाता है और दबाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक पर्वसंधियां जमीन में दब जानी चाहिए। एक या एक से अधिक जो पर्वसंधियां होती है वह जमीन में दब जानी चाहिए। और शाखा का जो शीर्ष भाग है जिस पर पत्तियां लगी हुई होती है वह कहाँ होना चाहिए, जमीन से ऊपर होना चाहिए। कुछ समय बाद जमीन में गड़े हुए स्तंभ की पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। कुछ समय का मतलब है कुछ दिनों के पश्चात, और उचित समय के पश्चात इस शाखा को अपन क्या कर लेते हैं, मातृ पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और मिट्टी के पिंड सहित इसे अलग करके अलग रोपित कर दिया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, टिल्ला दाब विधि होती है। एग्जाम्पल देखें तो चमेली, मोगरा आदि में यह विधि होती है। इस विधि को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको। एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम, ये अपने पास क्या है, एक प्लांट्स है, ये दो क्या इसकी शाखा है, इनको अपन ने क्या किया है, इसे झुका लिया है थोड़ा सा नीचे की ओर, और इसको भी ऐसे झुका लिया नीचे की ओर। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इनको झुकाकर इनको मिट्टी से क्या कर दिया, ढक दिया, मिट्टी से ढक दिया, और लगातार इस पर किसका छिड़काव कर रहे हैं अपन, जल वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के पश्चात जो ये अपना जो पार्ट मिट्टी में दबा हुआ जो पार्ट है ना, इस पार्ट से क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती है। और जड़ें निकल आती है तो यहाँ से अपन देखेंगे कि एक नया प्लांट अपने को दिखाई देने लग जाता है, अपस्थानिक जड़ें फूटने लग जाती है। तो अपन क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से काटकर उस मिट्टी सहित ही इसका क्या कर दिया जाता है, अलग अपन इसको क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे, फिर अपने को एक नया प्लांट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे जो इसी का जो सेकंड विधि, जो अपना दाब लगाने की जो विधि चल रही थी, पहली थी अपनी टिल्ला दाब विधि, अब जो सेकंड आएगी वह क्या आएगी, अपनी वायु दाब विधि। वायु दाब विधि या अपन कहेंगे गुट्टी लगाना भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इस विधि का उपयोग वृक्षों में किया जाता है, यानी बड़े जो पादप होते हैं वृक्ष, उनमें जिनकी शाखाएं मोटी और काष्ठीय होती है। इस विधि में उपयुक्त शाखा के सामान्य मोटे व स्वस्थ भाग पर चारों ओर बाहरी परत या छाल को एक वलय के रूप में हटा देते हैं, यानी उसकी पूरी छाल को हटा दिया जाता है शाखा से। अब छाल रहित जो भाग होता है मोस, छाल रहित जो भाग होता है मोस, उस पर गिल्ली मिट्टी या रुई से उसे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। गिल्ली मिट्टी या रुई से ढक देंगे। ढकने के पश्चात इस भाग को नम एवं सुरक्षित रखते हैं, यानी एनी टाइम जल की व्यवस्था कर देते हैं। इस ढके हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं, और इस विधि को गुट्टी बांधना या गुट्टी लगाना भी कहते हैं। गुट्टी भाग पर बूंद बूंद करके पानी टपकाया जाता है। इसके लिए चित्रानुसार एक घड़ा वृक्ष की किसी ऊपरी शाखा पर लटका दिया जाता है। अभी अपन चित्र में देखेंगे, लटका दिया जाता है और उसकी तली में से एक छेद करके उसमें रस्सी का टुकड़ा लगा देते हैं। 4 से 8 सप्ताह बाद गुट्टी के ऊपरी भाग से जड़ें निकलने दिखाई देती है और इस जड़ युक्त भाग को मुख्य पौधे से अलग करके मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है।
एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो लीची, अनार, गुड़हल, अमरूद और नींबू, संतरा, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। अब यह जो गुट्टी बांधने की जो विधि है इसे एक डायग्राम के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये डायग्राम है, मान लीजिए ये क्या अपने पास एक मुख्य पादप है, ये पादप, काष्ठीय पादप लेना है बड़ा, तो इसकी एक तो ऊपरी शाखा ये हो गई, एक ये निचली शाखा। अब जो ये निचली शाखा थी, मान लीजिए अपनी शाखा थी, तो इस शाखा में अपन ने इतनी दूरी पर क्या लगाया फ्रेंड्स, एक चीरा लगाया। अपन ने इतनी दूरी पर एक चीरा लगा दिया, यानी इसकी जो छाल है उसको हटा दिया। अब इस छाल को हटाकर अपन ने क्या किया है, उसे उचित रसायन वगैरह दे दिया, उसके ऊपर अपन मान सकते हैं कि गोबर वगैरह का लेप वगैरह भी कर सकते हैं, और बाद में उसे किससे बांध दिया फ्रेंड्स, अपन ने एक कपड़े से बांध दिया, गिल्ले कपड़े से इसको बांध दिया। और इसकी जस्ट जो ये ऊपरी शाखा है, मान लिया ये ऊपरी शाखा है, इसके ऊपर अपन ने क्या लटका दी, एक मटकी लटका दी, किससे भरी हुई, जल से भरी हुई मटकी लटका दी। इस मटकी के पेंदे में अपन ने क्या किया, एक छिद्र किया, और छिद्र में सूतली या कोई भी रस्सी पिरोई, और उस रस्सी को इससे लटका कर अपन ने जो यहाँ पर यह संरचना बांधी थी, इसके चारों तरफ अपन ने क्या कर दिया, लपेट दिया, जिससे लगातार जल आता रहेगा और यह भाग क्या बना रहेगा, नम बना रहेगा। और कुछ दिनों के पश्चात अपन कहेंगे कि इस भाग से क्या होती है, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि थी अपनी गुट्टी लगाना या गुट्टी बांधना। अब जो अपनी तीसरी विधि है रोपण, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। रोपण विधि थर्ड विधि थी अपनी। कायिक प्रवर्धन की इस कृत्रिम विधि में दो अलग अलग पौधों के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके, उसे अपन रोपण कहते हैं। और उत्तम किस्म के पादप के उस भाग को जिसका रोपण किया जाता है उसे तो अपन क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। जिसका रोपण कर रहे हैं उसे तो कलम कहते हैं। और दूसरा निम्न गुणों वाला स्थानीय पादप जिस पर रोपित किया जाता है अर्थात कलम को लगाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि उत्तम किस्म के पादप के उस भाग को जिसका रोपण कर रहे हैं उसे तो अपन कहेंगे कलम, और दूसरा निम्न गुणों वाला स्थानीय पादप जिस पर रोपण किया जाता है अर्थात कलम को लगाया जाता है और नए पौधे का आधार बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कंदे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इस विधि में होता क्या है, रोपण की विधि में क्या होता है, अपने दो प्लांट्स अपन लेते हैं, एक निम्न गुणों वाला होता है और एक अच्छे गुणों वाला होता है। अब अपन चाहते हैं निम्न गुणों वाले पर अच्छे गुणों वाले लक्षण दिखाई दे, तो अपन जो उच्च लक्षण वाला होता है, उत्तम किस्म वाला, उसकी एक शाखा या अपन मान सकते हैं कोई पार्ट वगैरह काटते हैं, कलम काटते हैं कोई छोटा भाग, और उसको क्या करते हैं, निम्न गुणों वाले पादप के ऊपर रोपित कर देते हैं। तो जो अच्छे गुणों वाला जो काटते हैं वह तो कलम कहलाता है, और निम्न गुणों वाले जिस पर अपन रोपित कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा, स्कंदे कहलाएगा। अब आगे अपन देखेंगे कि जो कलम और जो स्कंद को इस प्रकार काटते हैं और कसकर बांध देते हैं जिससे कि दोनों के जो कैम्बियम या एदा होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, और कुछ सप्ताह में दोनों भागों की जो कैम्बियम या एदा होती है आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और इनकी कोशिकाएं विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। अब कलम और स्कंद, अब अपन क्या करते हैं, कलम और स्कंद दोनों के संवहन उत्तक आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। तो उस प्रकार से अपन देखते हैं कि यह क्रिया होती है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो रहा है इसमें। मान लीजिए अपने पास ये है एक शाखा है, अपने पास है एक ये प्लांट, एक अपने पास है ये प्लांट। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये तो अपन ने मान लिया कि हाई क्वालिटी का है और ये क्या है, लो क्वालिटी का है। अपन चाह रहे हैं कि इस लो क्वालिटी पर भी क्या आनी चाहिए, हाई क्वालिटी आनी चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको काट लेते हैं कलम, और इसको भी क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। अब काटने के पश्चात अपन क्या करते हैं, इसका जो ऊपरी पार्ट है ये, इसका जो ये ऊपरी पार्ट है इसको अपन क्या लाएंगे, इसके स्थान पर लाकर, यह जो पार्ट है इसको तो हटा देंगे और इसके स्थान पर लाकर इसको क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। अब अपन जो यह जो पार्ट लेकर आ रहे थे ये तो क्या कहलाएगा, कलम कहलाएगा, और जिसके ऊपर लाकर अपन रोपित कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा, स्कंदे कहलाएगा।
यानी कि कलम जो इसको अपन ला रहे हैं वो तो कलम, और जिसके ऊपर लगा रहे हैं वह क्या हो जाएगा, स्कंध हो जाएगा। और इन्हें जहां से अपन लगा रहे हैं वहां से कसकर बांध दिया जाता है और कुछ दिनों बाद में दोनों एक हो जाते हैं और निम्न गुणों वाले पादप पर भी अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए रोपण विधि इसके। गुलाब में अपनाते हैं आम, सेब, अमरूद, नींबू, नाशपाती, बेर, पीच आदि पौधों के प्रवर्धन के लिए यह विधि उपयोगी मानी गई है। अब रोपण की जो विधियां हैं वह कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। सबसे पहले है वीप या जिब्बी या जिह्वा रोपण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के रोपण में समान मोटाई वाले स्तंभों को कलम व स्कंद के लिए चुना जाता है। यानी कि जो भी अपन स्तंभ ले रहे हैं दो, उनकी मोटाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कलम व स्कंद दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर का अपन क्या लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं। इसके बाद स्कंद में जो वी आकार का चीरा लगा देते हैं अपन, स्कंद में अपन देखते हैं कि एक वी आकार का चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के पश्चात कलम को भी इस प्रकार से चीरा लगाया जाता है जिससे कि वह स्कंद में ठीक प्रकार से फिट हो जाए। कलम को स्कंद में लगाने के बाद दोनों को क्या कर देते हैं, कसकर बांध देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझा रहा हूं आपको, डायग्राम में ज्यादा समझ में आएगा। ये अपन ने मान लिया फ्रेंड्स अपने पास क्या है, यह एक प्लांट्स अपन ने लिया। तो यह जो मुख्य है ये तो अपन ने मान लिया कि अपन ने अलग अलग ले रखा। ऊपर वाला जो पार्ट है यह तो अपने क्या है, कलम है जो अपन ने किसी एक शाखा से काटा है, और ये स्कंद जो दूसरी शाखा से काटा है, दो अलग अलग शाखाओं से लिया गया, दो अलग अलग पादपों की। अब इस स्कंद के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, कलम को लगाते हैं। दोनों में चीरा इस प्रकार से लगाएंगे कि कलम स्कंद के ऊपर फिट हो जाए। इस प्रकार से चीरा लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, कलम को स्कंद पर लाएंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है। ये यहाँ पर अपन ने इनको लगा दिया। अब लगाने के पश्चात अपन ने क्या किया, इनको देखो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, कसकर बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है, चारों तरफ अपन कह सकते हैं वैसलीन लगा दी जाती है या थैली भी बांध दी जाती है जिससे वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वायु अंदर प्रवेश कर जाती है तो कटा हुआ भाग सूख जाता है, फिर ग्रोथ नहीं होती है। तो यह इस प्रकार से जो परमाणु चीरा वगैरह लगाकर जो कार्य किया जाता है उसे हिप या जिब्वी या जिह्वारोपण के नाम से अपन जानते हैं। आगे देख, अगली विधि जो है वह है अपने फच्चर रोपण या वेज्ड ग्राफ्टिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। इस विधि में क्या होता है, कलम और स्कंद का व्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें अपन मानते हैं कि व्यास जो होता है वह समान होना चाहिए, और स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, जबकि कलम में वेज के आकार का चीरा लगाते हैं। कलम को स्कंद में फंसाकर अच्छी तरह बांध दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से वी आकार का चीरा लगाते हैं कि दोनों का क्या हो जाए, आसानी से दोनों बंध जाए, उसे अपन फच्चर रोपण कहते हैं। फिर थर्ड जो विधि दे रखी है वह क्या होती है, किरीट या मुकुट रोपण के नाम से इसे जानते हैं। किरीट या मुकुट रोपण, इस विधि में कई कलमों को चयनित करके उनके आधार को काटकर वेज्ड शेप्ड यानी कि स्पानवत अपन बना लेते हैं। अब स्कंद के किनारों पर, स्कंद के जो किनारे होते हैं उन पर कई दरारें बनाकर कलमों के आधारों को इनमें फंसा दिया जाता है। इसके पश्चात इसे कसकर बांध दिया जाता है और इसमें स्कंद का व्यास कलमों के व्यास की अपेक्षा कई गुना अधिक बना दिया जाता है। और अब देखिए डायग्राम में आपके ज़्यादा समझ में आएगी फ्रेंड्स। ये डायग्राम है। पहला जो डायग्राम अपने ये फर्स्ट, ये डायग्राम किसे प्रदर्शित कर रहा है, अपनी जो फच्चर रोपण विधि थी। इस फच्चर रोपण विधि में अपन ने क्या किया था कि ये वी आकार का अपन ने क्या लगाया, चीरा लगाया, और जिसमें अपन देखेंगे कि नीचे वाला हिस्सा तो बन गया ये स्कंद वाला, और ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको अपन ने बनाया ऐसे। बाद में अपन ने इस ऊपर वाला जो कलम है उसको स्कंद के अंदर क्या कर दिया, फिटे कर दिया। ये तो फर्स्ट डायग्राम बता रहा है जो फच्चर रोपण विधि थी। अब जो दूसरा डायग्राम है फ्रेंड्स, यह क्या बता रहा है, यह मुकुट रोपण या किरीट रोपण को बता रहा है कि इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। जैसे कि स्कंद दिख रहा है अपने नीचे वाला, ये स्कंद, इसकी मोटाई क्या है,
अधिक है और इसमें कई कलम रोपित कर रहे हैं, जैसे अपन ने एक कलम ये भी लगा दी, एक ये भी लगा दी, दो, बहुत अधिक कलम इसमें लगा सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, किरीट या मुकुट रोपण के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर देखो इस प्रकार से अपन ने कलम काटी थी और इसके अंदर इसका क्या कर दिया, रोपण कर दिया। अब तीसरा जो जिसमें 2 डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्या है अपने, ये क्या है, कलिका रोपण है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। इस विधि में क्या किया जाता है, कलिकाओं का रोपण किया जाता है। स्तंभ की जो छाल होती है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, टी आकार का क्या करते हैं, चीरा लगाकर उसमें जो कलम की कलिका को क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, जो स्कंद होता है उसकी छाल में टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलम की कलिका को रोपित कर देते हैं और इसके बाद उस स्थान को कसकर बांध देते हैं। आगे अपन देख रहे हैं कि बांध दिया जाता है। तो यह जो डायग्राम है, ये डायग्राम है अपना कलिका रोपण का। तो देखिए इसके बारे में, कलिका रोपण क्या होता है। इस विधि में एक कलिका का रोपण किसी उपयुक्त स्तंभ में किया जाता है और इसमें उत्तम गुणों वाले पौधे की स्वस्थ कलिका को तेज चाकू की सहायता से काफी गहराई तक से निकाला जाता है। अब किसी अन्य पौधे के स्तंभ में जिसमें कलिका का रोपण किया जाता है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, टी आकार का कटान बनाते हैं। इस छाल को इस प्रकार उठाते हैं कि कैम्बियम एदा दिखाई देने लगे। अब ली गई कलिका को स्तंभ के जो कटान है उसमें घुसाकर उठाई गई छाल को पुनः अपन मानते हैं कि मूल जो होता है उस अवस्था में रख देते हैं। कली को सुखा रखते हैं, खुला रखते हैं और इसके जोड़ पर रोपण करके मोम लगाकर बांध दिया जाता है। मोम लगाकर बांध देते हैं ताकि हवा ना आए। 3 से 4 सप्ताह में कलिका जो होती है वह प्रस्फुटित हो जाती है और मूल वृंत की पत्तियों और कलियों को तोड़कर अलग कर लेते हैं और कुछ समय बाद स्कंद के लिए प्रयुक्त पौधे के शीर्ष भाग को रोपित कलिका के ऊपर से अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं और कलिका रोपण सेब, नाशपाती, गुलाब आदि में किया जाता है। यानी कि सीधा सा अपन यह पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, कलिका का रोपण किया जाता है। जो स्कंद होता है स्कंद की छाल में अपन क्या करते हैं, टी आकार का क्या लगा देते हैं कि चीरा लगा देते हैं और चीरा लगाकर वहां से उस छाल को निकाल लिया जाता है और उसमें अपन क्या करते हैं, कलम की जो कलिका होती है उसको रोपित कर दिया जाता है और बाद में दोनों को बांध दिया जाता है और बाद में कुछ दिनों बाद में नया प्लांट प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि थी अपनी सारी आज की जो थी वह कायिक जनन की मुख्य विधियाँ थी। तो आज का जो वीडियो है वह आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट्स जो 12वीं क्लास के देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर के साथ साथ में नोट्स भी बनाइए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। और साथ में आपको क्या करना है, अभी तक अगर आप चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। अब जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ वह सुनिए कि अपन ने अलावा जो अन्य जो आपकी नज़र में 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी अपने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और इन 12वीं सब्जेक्ट्स के अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर परिवार के अंदर कोई भी रेट वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, रेट, आरटेट, सीटेट, तो उनके लिए भी मैं डेली 3 वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 9 बजे। तो उन्हें भी आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उन सब का फ़ायदा उठाने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरके बायोलॉजी क्लासेज, और साथ में अपन देखेंगे जो घंटी का निशान है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।